नमस्कार, छत्तीसगढ़ कौशल्या भूमि देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं स्वीटी दीक्षित। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। बता दें कि छत्तीसगढ़ के बजट सत्र का ऐलान हो चुका है। 5 फरवरी से शुरू होगा विधानसभा सत्र। 5 फरवरी से 1 मार्च तक चलेगी बजट सत्र। विधानसभा सत्र में होगी कुल 20 बैठकें। तो छत्तीसगढ़ के बजट सत्र का ऐलान हो चुका है। 5 फरवरी की तारीख तय की गई है और 5 फरवरी से 1 मार्च तक बजट सत्र चलने वाला है। बता दें विधानसभा सत्र में होगी कुल 20 बैठकें। राज्यपाल के अभिभाषण से होगा सत्र का आगाज। तो 5 फरवरी से 1 मार्च तक चलेगी बजट सत्र। राज्यपाल के अभिभाषण से इसकी शुरुआत होने जा रही है। छत्तीसगढ़ के बजट सत्र का ऐलान हो चुका है। 5 फरवरी से इसकी शुरुआत होगी, 1 मार्च तक बजट सत्र चलेगा। ओम प्रकाश चंद्राकर, स्टेट हेड छत्तीसगढ़ के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ओम प्रकाश जी, 5 तारीख तय की गई है, 20 दिनों तक होने वाला है ये। जी बिल्कुल, जिस तरह से मुख्यमंत्री विष्णुदेव सरकार का यह पहला बजट सत्र है जो 5 फरवरी से 1 मार्च तक चलेगा। इसमें कुल 20 बैठकें होंगी और सत्र के कार्यक्रम के अनुसार देखा जाए तो इसकी शुरुआत जो होगी वो राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन के अभिभाषण से होगी। उसी दिन सरकार राज्यपाल के ज्ञापन पर जो है कृतज्ञता जो है वो उसका प्रस्ताव लेकर आएगी, जिस पर अगले दिनों चर्चा होनी है। इस बैठक में कार्यक्रमों की यदि बात की जाए तो सत्र के दौरान वित्तीय वर्ष 2024 और 25 का बजट जो है वो पेश किया जाएगा। इस बार बजट वित्त मंत्री जो नए बने हैं ओपी चौधरी वो पेश करेंगे। माना जा रहा है इस बजट में राज्य को कई सौगातें जो है वो मिल सकती है। जिस तरह से हमने देखा कि मोदी की गारंटी के लिए छत्तीसगढ़ सरकार पहल कर रही है और अब तक बड़े फैसले लिए जा चुके हैं, जिसमें 18 लाख परिवारों को आवास देने की योजना हो या फिर पीएससी की सीबीआई जांच की घोषणा हो या फिर 21 क्विंटल तक 3100 रुपए में धान खरीदी की घोषणा हो, तो विष्णुदेव सरकार ने इन घोषणाओं को लगभग पूरा कर लिया है। अब जो है नई घोषणाएं जो है होने वाली है। ये कह सकते हैं कि प्रदेश के लोगों को नई सौगातें भी इस दौरान मिल सकती है। तो नई सरकार के लिए कौन कौन सी बड़ी चुनौतियां हो सकती है, किस सेक्टर को प्राथमिकता दी जा सकती है और किस तरीके से ये बजट सत्र होने जा रहा है? देखिए, जिस तरह से लगातार जो है सरकार ज्वाइन करने के बाद विष्णुदेव सरकार जो है उन्होंने शपथ ग्रहण लिया, उसके बाद से लगातार सिर्फ सरकार द्वारा यही फोकस किया जा रहा है कि जो मोदी ने इलेक्शन के दौरान गारंटी दी थी उन गारंटी को पूरा किया जाए। फिलहाल वित्तीय प्रबंधन की चुनौती बिल्कुल है जाहिर तौर पर छत्तीसगढ़ सरकार के सामने, लेकिन जिस तरह से प्लानिंग की जा रही है, जिस तरह से नए नियमों के तहत नई योजनाओं के तहत काम किया जा रहा है, तो जाहिर तौर पर इस बजट सत्र के दौरान वो चीजें देखने को मिलेगी और हो सकता है कि छत्तीसगढ़ जो है अलग अलग क्षेत्रों में फिर से विकास में भागीदार बने। ठीक है ओम प्रकाश जी, बने रहिए, आगे भी आपका रुख करेंगे। और छत्तीसगढ़ में भारत न्याय यात्रा का रूट तय हो चुका है। बता दें कि छत्तीसगढ़ में 536 किलोमीटर का सफर तय करेगी यात्रा। 7 जिलों के 5 लोकसभा सीटों को कवर करेगी यात्रा। छत्तीसगढ़ में भारत न्याय यात्रा का रूट तय हो चुका है। बता दें कि 536 किलोमीटर का सफर ये यात्रा तय करने जा रही है। 7 जिलों के 5 लोकसभा सीटों को कवर करेगी यात्रा। चांपा, बिलासपुर, कोरबा, सरगुजा से होकर गुजरेगी ये यात्रा। तो छत्तीसगढ़ में बता दें कि यात्रा का रूट तय हो चुका है। ओम प्रकाश जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। ओम प्रकाश जी, देखिए यात्रा का रूट तय हो चुका है, 5 लोकसभा सीटें भी है इसमें। जी बिल्कुल सोचिए, जिस तरह से कांग्रेस नेता राहुल गांधी लगातार भारत जोड़ो यात्रा चला रहे हैं, इसी के तहत भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर छत्तीसगढ़ में भी तैयारियां शुरू हो गई है। राज्य के 7 जिलों से लगभग 536 किलोमीटर का फासला 5 दिनों में पूरा किया जाना है। यात्रा के दौरान पैदल चलेंगे राहुल गांधी। इस यात्रा की तैयारी के लिए बैठक भी हुई है। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत, कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज दिल्ली गए थे, जहां पर उन्होंने बैठक की है। इसके अलावा जो बैठक में के बाद जो है बैज ने मीडिया से जानकारी दी है कि उन्होंने कहा कि यह यात्रा जो है प्रदेश वासियों की उम्मीद के लिए एक नई किरण साबित होगी। 14 जनवरी 2024 को मणिपुर से
मुंबई तक शुरू होने जा रही न्याय यात्रा 67 दिनों में 110 जिलों में गुजरने वाली है, जो तो तकरीबन ये 6700 किलोमीटर के जो है वो दूरी तय करेगी। और छत्तीसगढ़ में 5 दिनों की यात्रा है, तो छत्तीसगढ़ के जो कांग्रेसी नेता है वो काफी इस बात को लेकर उत्साहित नजर आ रहे हैं कि लोकसभा चुनाव के दौरान ये जो यात्रा है वो कुछ कारगर साबित होगी, क्योंकि जिस तरह से अभी हाल ही में कांग्रेस ने एक बड़ी हार का सामना उन्हें करना पड़ा था और इसके बाद से प्रदेश की सत्ता भी उनके हाथों से चली गई थी। तो जाहिर तौर पर अब उम्मीद यही लगा रहे हैं कांग्रेस के जो लीडरान है, जो बड़े नेता है, वो यही उम्मीद लगा रहे हैं कि राहुल गांधी की इस 5 दिनों की यात्रा से प्रदेश की फिजा में कुछ तब्दीली आएगी और कांग्रेस का पक्ष मजबूत होगा। ओम प्रकाश जी, वो 7 जिले कौन कौन से हैं? दूसरी बात ये है कि किन आधार पे इन जिलों को चुना गया है? देखिए, जिस तरह से ये जो 5 लोकसभा सीटों को कवर करते हुए यह यात्रा निकलेगी और इसमें रायपुर, जांजगीर चांपा, बिलासपुर, कोरबा, सरगुजा लोकसभा सीटों तक ये पहुंचेगी ये यात्रा। तो इसमें यही तो रूट तय किया गया है कि 67 दिनों की यात्रा में जो है 110 जिला, 100 लोकसभा, 337 विधानसभा क्षेत्र से ये यात्रा गुजरेगी, जिसमें छत्तीसगढ़ में 536 किलोमीटर का जो है वो यात्रा ये गुजरेगी। जी ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपका रुख करेंगे। और 7 नई खेलो इंडिया सेंटर को मंजूरी मिल चुकी है। छत्तीसगढ़ में 7 नए खेलो इंडिया सेंटर्स को मंजूरी दी गई है। भारत सरकार ने 7 नए खेलो इंडिया सेंटर्स को दी है मंजूरी। अब 31 जिलों में खिलाड़ियों को मिलेगा प्रशिक्षण। कोंडागांव में तीरंदाजी, सारंगढ़, बिलाईगढ़ में फुटबॉल खेला जाएगा। गौरेला, पेंड्रा, गरवाही में कबड्डी और सक्ती में फुटबॉल सेंटर को मंजूरी दी गई है। कबीरधाम में कबड्डी, कोरिया में बैडमिंटन सेंटर्स बनेगा। मनेन्द्रगढ़, भरतपुर, चिरमिरी जिले में कबड्डी सेंटर को मंजूरी दी गई है। तो 7 नए खेलो इंडिया सेंटर्स को मंजूरी जो है वो भारत सरकार द्वारा मिल चुकी है। 31 जिलों में खिलाड़ियों को प्रशिक्षण मिल सकेगा। ओम प्रकाश जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। ओम प्रकाश जी, छत्तीसगढ़ को खेल के क्षेत्र में एक नई सौगात मिल चुकी है। जी बिल्कुल, जिस तरह से छत्तीसगढ़ के अंदर खेलों को बढ़ावा देने की पहल काफी अरसे से की जा रही है, इसी तहत ये जो भारत सरकार ने जो 7 नए खेलो इंडिया सेंटर को स्वीकृति दी है, जाहिर तौर पे यहाँ के खिलाड़ियों के लिए, यहाँ के आने वाले खिलाड़ियों के लिए एक बेहतर माहौल तैयार करेगा। और ये जो 7 केंद्र जो खेल खोले जाएंगे, इसमें 31 जिलों के खिलाड़ी जो है प्रशिक्षण पा सकते हैं। इसमें हम यही कह सकते हैं कि कोंडागांव में जिस तरह से तीरंदाजी का प्रशिक्षण दिया जाएगा, सारंगढ़, बिलाईगढ़ में फुटबॉल का, गौरेला, पेंड्रा, मरवाही में जो है कबड्डी का प्रशिक्षण दिया जाएगा, इसी तरह अलग अलग जिलों में जो अलग अलग सेंटर है वहां पर अलग अलग खेलों को प्रमोट किया जाएगा, वहां के खिलाड़ियों को प्रोत्साहित किया जाएगा, वहां ट्रेनिंग दी जाएगी। और यही उम्मीद लगा सकते हैं कि यहाँ के जो खिलाड़ियों को एक बेहतर मौका मिलेगा, उनको प्रशिक्षण का मौका मिलेगा, साथ ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा। खिलाड़ियों की खुशी भी इस वक्त अलग ही होगी छत्तीसगढ़ में, ओम प्रकाश जी। जी बिल्कुल, जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास हो रहे हैं छत्तीसगढ़ के अंदर, साथ ही केंद्र सरकार द्वारा भी इस तरह से पहल की जा रही है कि अलग अलग सेंटर्स खोले जाए और खिलाड़ियों को बेहतर प्रशिक्षण दिया जाए। तो जाहिर तौर पे जो खिलाड़ी खेल के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं, जो बच्चे खेल के क्षेत्र में आगे बढ़कर देश का नाम रोशन करना चाहते हैं, उनके लिए एक बेहतर मौका है और जाहिर तौर पर उनकी खुशी जो है इसमें साफ झलकती है। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। और बता दें कि कर्तव्य पथ पर दिखेगी छत्तीसगढ़ की झांकी। गणतंत्र दिवस परेड में दिखेगा बस्तर का मुरिया दरबार। केंद्र की थीम भारत लोकतंत्र की जननी पर आधारित है। ये झांकी अनूठे विषय और डिजाइन ने विशेषकों को रिझाया है। तो गणतंत्र दिवस परेड में दिखेगा बस्तर का मुरिया दरबार। केंद्र की थीम भारत लोकतंत्र की जननी पर आधारित है। ये अनूठे विषय और डिजाइन ने विशेषज्ञों को रिझाया है। छत्तीसगढ़ की आदिम जनसंसद की झांकी देखने को मिलेगी। बड़े डोंगर का रिमऊ राजा केंद्रीय पर केंद्रित होगी
झांकी। तो गणतंत्र दिवस के परेड में छत्तीसगढ़ की भी झांकी होगी और बता दें केंद्र की थीम पर इसको आधारित किया गया, उसी को ध्यान में रखते हुए ये बनाया गया है। कर्तव्य पथ पर अब दिखेगी छत्तीसगढ़ की झांकी। और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने शुरू की है तैयारी, छात्रों को मिलेगा बड़ी राहत, 5 किलोमीटर से अधिक दूर नहीं होंगे परीक्षा केंद्र। ये नई जानकारी निकल के सामने आ रही है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने शुरू की है तैयारी और अब छात्रों को बड़ी राहत मिलने जा रही है। 5 किलोमीटर से कोई भी परीक्षा केंद्र दूर नहीं होंगे। दूर के केंद्रों की मांगी जानकारी, 50 नए परीक्षा केंद्र भी बनाए जाएंगे। यातायात के अभाव में लिया गया है ये फैसला। तो यातायात के अभाव में ये फैसला लिया गया है कि 5 किलोमीटर से अधिक दूरी पर कोई भी परीक्षा केंद्र नहीं होगा। 50 नए परीक्षा केंद्र भी इसके अतिरिक्त बनाए जाएंगे। और छत्तीसगढ़ पूर्व पश्चिम में रेल कॉरिडोर पेंड्रा रोड से गेवरा रोड रेलवे लाइन पर रेलवे ट्रैक बन रहा है। ग्रामीणों के आवाजाही के लिए अंडरब्रिज निर्माण के लिए ग्रामीणों ने काम बंद हड़ताल किया है। ग्रामीणों की माने तो रेलवे कॉरिडोर द्वारा बनाए जा रहे रेल मार्ग से हमारा गांव 2 भागों में बांटा जा रहा है। आने जाने के लिए जो दूसरे अंडरब्रिज का निर्माण किया गया है वो गांव से काफी बाहर है। ऐसे में हमें गांव से दूसरे मोहल्ले जाने के लिए काफी दिक्कत और समस्या हो जाएगी। रेलवे प्रशासन जब तक हमारे मार्ग पर अंडरब्रिज तैयार नहीं करेगा, हम रेलवे का काम बंद कर आंदोलन करेंगे। सर ये क्या है, हमारे आने जाने का मार्ग है, इसमें हमको पुलिया चाहिए सर है। और इतना तकलीफ हमको होता है यहाँ कि अब ये पुल अगर नहीं होगा सर तो हम कार रोको आंदोलन हमारा जारी है सर। ये अब कौन सा सर, धनगावा से सारबहरा से कोरबा जी। ये 6 महीने से सर इसीलिए रुका था इसका कार। आश्वासन हो गया सर, अब कहाँ, अब ये तो पूरी बन रही है सर, तो हम कहाँ जाएंगे सर। चेक कर देंगे कितना परेशानी होगा आप लोग। अरे अब क्या बताऊं कितना परेशानी होगा, बहुत ज़्यादा परेशानी, इसीलिए तो सब यहाँ आए हैं सर। हम समस्या सीधी सादी है कि ये धनगावा से नेवरी नवाथाल की एक सड़क है, 50 वर्ष पहले से पंचायत की द्वारा बनाई गई है। सीसी रोड बनी हुई है, WBM बना हुआ है। नगर ये जो अभी रेलवे का विस्तार हो रहा है इसमें इन्होंने इसको कोई प्लान नहीं किया और इस सड़क को बंद करने का इरादा कर लिया। अगर ये सड़क बंद हो जाती है, अभी बंद नहीं हुई है, अगर ये सड़क बंद हो जाती है तो पूरी निस्तारी रुक जाएगी। पूरे धनगावा क्षेत्र के लोग जो यहाँ से जाते हैं, आने वाले समय में यहाँ से एम्बुलेंस और बसें और गाड़ियाँ चलने वाली हैं, ट्रैक्टर चलने वाले हैं। बहुत बड़ा निस्तार है इनके जीवन की, यूँ कहिए कि इनकी सांस की नली है ये। और इस पे रेलवे वालों से कई बार वार्ता हुई है पूर्व में, और वो घुमा फिरा के बातें करते हैं। कभी बोलते हैं 3 किलोमीटर उधर चले जाओ, उधर चले जाओ। तो ये एक सुविधा देते समय जो एक असुविधा दे रहे हैं लोगों को, भारी असुविधा, जिसमें जीवन जीना दूभर हो जाए, इसके खिलाफ कई बार बात होने के बाद कोई परिणाम नहीं निकला है। तो आज ये तय हुआ कि यहाँ इनके काम को रोका जाए और प्रशासन पे दबाव बनाया जाए, और इसमें एक आंदोलन, आज से आंदोलन यूँ कहिए प्रारंभ हो गया। खबर जगदलपुर से है, जहां नेता प्रतिपक्ष संजय पांडे के नेतृत्व में बीजेपी पार्षद दल के नेताओं ने कलेक्टर विजय दयाराम को निगम अध्यक्ष की तानाशाही करने का आरोप लगाया, जिसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का ज्ञापन सौंपा। नेता प्रतिपक्ष संजय पांडे ने कहा है कि कांग्रेस के निगम अध्यक्ष ने पक्षपात किया है। निगम अध्यक्ष के इस रवैये के कारण शहर विकास की योजनाएं ठप पड़ी हुई है। ये पत्र जो है अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव के साथ साथ नगर निगम में व्याप्त जो भ्रष्टाचार है भारी मात्रा में, उसके खिलाफ, नगर निगम में जो सत्ता की दादागिरी और उस दादागिरी के अंतर्गत दलगत राजनीति में पूरी तरह से लिप्त होकर अध्यक्ष महोदय का जो व्यवहार है उसके विरुद्ध, नगर निगम में जो लंबे समय तक नगर निगम की जो सामान्य सभा है वो नहीं हो रही है। आपको एक उदाहरण बता रहा हूँ, 48 महीने में नियम अगर देखें तो 4 महीने में 48 सामान्य सभा हो जानी चाहिए। खबर सूरजपुर से है, जहां कोरोना के 2 मरीजों की पहचान होने के बाद स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड में आ गया है। आपको बता दें कि प्रदेश में तेजी से एक बार फिर से कोरोना संक्रमितों के आंकड़ों में वृद्धि देखने को मिल रही है। दोनों संक्रमितों को स्वास्थ्य विभाग होम आइसोलेशन में रखा गया है। इसको लेकर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी RS सिंह ने बताया कि जिला अस्पताल में रोज 100 सैंपलों की जाँच की जा रही है। वहीं लोगों से अपील की जा रही है कि सोशल डिस्टेंसिंग के साथ मास्क
उपयोग करें। साथ ही हाथों को बार बार धोएं और संक्रमित व्यक्ति से दूरी बनाए रखें। कोविड को देखते हुए हम लोगों के माध्यम से पूरे जिले में पर डे 100 सैंपल का टारगेट रखा गया है और उसी के तहत जो सर्दी खांसी बुखार वाले और जिनको सांस लेने में दिक्कत होता है उन लोगों को चिन्हित करके रैपिड एंटीजन किट से टेस्ट कराया गया था। उसी के तारतम्य में प्रतापपुर में संतोष तिवारी जी हैं और उनके फैमिली में एक मेंबर को और पॉजिटिव आया है। बाकी उनको नॉर्मल सर्दी खांसी है और वो होम आइसोलेशन में है, वो पूरी तरह से अभी ठीक हैं। ये सर कोविड का कोई नया वेरिएंट अपने जिले में डिटेक्ट हो पाया है क्या? अभी तक तो डिटेक्ट नहीं हुआ है। उसके लिए जैसे RT-PCR सैंपल में पॉजिटिव आने के बाद जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए एम्स रायपुर भेजते हैं। खबर कोरबा से है, जहां ट्रक चालकों की हड़ताल समाप्त होते ही ट्रकों से जुड़े काम शुरू हो गए हैं। पूरे 2 दिन के बाद धान खरीदी केंद्रों में धान का उठाव शुरू हुआ है। ट्रकों के पहिए थमे होने के कारण धान का उठाव नहीं हो पा रहा था, जिसके कारण केंद्रों में धान पूरी तरीके से जाम हो गया था। लेकिन जैसे ही हड़ताल समाप्त हुई वैसे ही उठाव के काम ने जोर पकड़ लिया। धान खरीदी केंद्र कनकी में तेजी से उठाव का काम चल रहा है। आपको बता दें कि हड़ताल समाप्त होने के बाद जनता से ही इसके साथ ही प्रशासन ने भी चैन की सांस ली है। हड़ताल के कारण परिवहन पूरी तरीके से ठप पड़ा हुआ था। हाँ, तो अभी ठीक ही है। जितना टोकन अपना डीओ कटता है उसमें का लगभग 4-5 ही बच्चे होंगे, बाकी सब उठाव हो गया है। आज के डेट में लगा था मेरे पास 4 गाड़ी लगा था, 1 गाड़ी और लगा, 2 गाड़ी लगा हुआ। 2 दिन हड़ताल के कारण रुका हुआ था। धान खरीदी तो चल ही रहे, टोकन कटा रहे हैं, उस हिसाब से डेली का धान खरीदी होता है। लगभग कोई 220-22 किसान अभी तक बेचे। पंजीकृत कितने हैं? पंजीकृत 839 है। और प्रतिबंधित दवाओं के कारोबारी पर कार्रवाई हुई है। गौरेला से खबर है, पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। प्रतिबंधित दवाओं के साथ एक पल्सर जब्त किया गया है। मरवाही थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। तो गौरेला से जानकारी है, जहां प्रतिबंधित दवाओं के कारोबारी पर कार्रवाई देखने को मिली है। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है इस मामले में। और बता दें कि दवाओं के साथ एक पल्सर भी जब्त किया गया है पुलिस के द्वारा। तो प्रतिबंधित दवाओं के कारोबारी के खिलाफ कार्रवाई हुई है। खबर दुर्ग से है, जहां नेहरू नगर फ्लाईओवर के नीचे बनी फॉल सीलिंग गिर गई। फॉल सीलिंग भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई है। 6 महीने पहले फॉल सीलिंग बनाया गया था। यहां लाखों खर्च कर फ्लाईओवर के नीचे फॉल सीलिंग और सौंदर्यकरण का काम किया गया था। राहत की बात यह है कि इस समय पूरा स्ट्रक्चर गिरा, जब उस समय किसी के नहीं होने से कोई भी हताहत नहीं हुआ है। आपको बता दें कि फ्लाईओवर की फॉल सीलिंग का काम निगम के निजी क्षेत्र के सहयोग से कराया गया था। कमजोर स्ट्रक्चर और निर्माण में लापरवाही के कारण इसके गिरने की बात कही जा रही है। खबर जगदलपुर से है, जहां जागरण समिति जगदलपुर ने महोत्सव मनाने के लिए माहेश्वरी भवन में बैठक की गई। इस बैठक में सभी सदस्यों ने अपनी सहभागिता तय करते हुए 19 जनवरी से 22 जनवरी तक 4 दिवसीय कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की। रामलीला का मंचन करवा रहे हैं मां दंतेश्वरी मंदिर के प्रांगण में, और यह कार्यक्रम शाम के समय में 6 से लेकर 6 बजे प्रारंभ होगा। वहीं पर 20 तारीख को हम प्रातः 11 बजे नगर के चारों ओर लगभग 20-25 किलोमीटर तक एक बाइक रैली निकाल करके हम सभी राम भक्तों को आह्वान करेंगे कि वे इस भव्य प्राण प्रतिष्ठा समारोह में अपनी सहभागिता दर्ज करें। घर घर के लोग घर से अपने घर के चारों ओर के उपस्थित मंदिरों में जा करके इस भव्य आयोजन को करें। वहीं 21 तारीख को नगर की एक भव्य शोभा यात्रा, कलश यात्रा, नगर के जो संतगण हैं, पुरोहित हैं और सामाजिक नेतृत्व करता है, उनके नेतृत्व में जो शोभा यात्रा, कलश यात्रा निकलेगी।
और SCCL कुसमुंडा खदान के विस्तार के लिए ग्राम जटराज को जल्द विस्थापित करने की तैयारियों में SCCL प्रबंधन जुट गया है। सर्वमंगला मंदिर के पास करीब 20 एकड़ की जमीन को पूरी तरीके से खाली करा लिया गया है। बता दें कि पहले यहां पर पूरा जंगल हुआ करता था, जिसे प्रबंधन ने साफ करवा दिया। अब जल्द ही यहां पर लोगों को बसाहट दिया जाएगा। देश की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए कोयले का उत्पादन बढ़ाना हर साल जरूरी होता है और यही वजह है कि खदानों का विस्तार करने, खदान से सटे गांवों को खाली कराने के लिए ही उन्हें बसाहट देने की प्रक्रिया को अंजाम देने का कार्य तेज गति से किया जा रहा है। तो फिलहाल के लिए छत्तीसगढ़ कौशल्य भूमि में इतना ही। खबरें लगातार जारी है, देखते रहिए इंडिया वॉइस।